स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कल देर रात को एस जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्पीच देखा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो स्पीच है वो लगभग 15 मिनट के आसपास का था। बहुत ही बेहतरीन स्पीच जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि इस समय 77th यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग है वो चल रही है और भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं गए हैं और इसी की वजह से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे और भारत की तरफ से यहाँ पर जो स्पीच है वो दिया गया है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये है कि यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी अपने पूरे स्पीच में 15 मिनट के स्पीच में कहीं पर भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, मतलब कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और चाइना का भी कहीं से भी नाम नहीं लिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूं। परसों क्या हुआ था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब वो स्पीच देने आए, यहां पर आपने देखा होगा इस तरह का ग्रे कलर का वॉल होता है पीछे और स्पीच दिया जाता है वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पर गए थे और यहां पर आप देख सकते हो उनके द्वारा कश्मीर को लेकर 12 से ज्यादा बार जिक्र किया गया, भारत को लेकर 9 से ज्यादा बार किया गया, फिर अफगानिस्तान, क्लाइमेट, इस्लाम, पैलेस्टीन, मतलब उन्होंने अपने देश के बारे में ना बोलकर यहां पर बाकी मुद्दों पर, कश्मीर, भारत, इस तरह के मुद्दों को उठाकर एक प्रकार से उन्होंने भारत को मौका दे दिया था राइट टू रिप्लाई का। क्योंकि क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर नियम है कि अगर आप स्पेसिफिक नाम ले लेते हो तो उस देश को, मान लीजिए इन्होंने नाम ले लिया भारत का, तो भारत के पास राइट टू रिप्लाई आ जाता है और भारत ने अच्छे से यहां पर रिप्लाई किया था, जिसको लेकर कल ही मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो एस जयशंकर साहब का स्पीच था, उन्होंने कहीं पर भी चाइना, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बल्कि भारत के बारे में बात किया, क्लाइमेट चेंज को लेकर और भी बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इनडायरेक्ट वे में, मतलब पाकिस्तान और चाइना को डेफिनेटली एक प्रकार से क्रिटिसाइज किया है, लेकिन बहुत ही इनडायरेक्ट वे में किया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि 30 सितंबर से यहां पर बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप एनरोल करते हैं तो आपको पूरी जो तैयारी है यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस की वो कराई जाएगी। यू जस्ट हैव टू गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट पर, वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाए। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसके अलावा कई सारे जो फीचर्स हैं प्रीलिम्स के वो मिलेंगे और साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग है वो आपका न्यूयॉर्क में हो रहा था और 24 सितंबर कल ही यहाँ पर जो एस जयशंकर साहब हैं उन्होंने अपना स्पीच दिया। देखो, यूएनजीए की जो थीम है, इस बार ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, 77 जो यूएनजीए की थीम है वो है अ वाटरशेड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। इसको थोड़ा सा बस ध्यान में रखिएगा। चलो एक एक करके मैं टॉपिक उठाता हूं और देखता हूं कि यहां पर एस जयशंकर साहब ने क्या बोला है। सबसे पहला उन्होंने जब शुरुआत किया अपने स्पीच में तो उन्होंने सभी को ग्रीटिंग दिया, 1.3 बिलियन पीपल की तरफ से नमस्कार किया और कहा कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। और सबसे पहले उनका जो फोकस था वो था न्यू इंडिया के ऊपर। उनका ये कहना था कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आज का भारत है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हमारे अंदर रिजॉल्व है कि अगले 25 वर्षों में हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे और हम जो कॉलोनियल माइंडसेट था बहुत ही लंबे समय से, उससे बाहर निकल जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। इसके अलावा स्पेसिफिकली उन्होंने यहां पर कहा कि ये जो थीम है इस बार का, इसको लेकर भारत जो है और ज्यादा अग्रसर है, क्योंकि इस बार आपको पता होगा भारत सेलिब्रेट कर रहा है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और भारत की जो स्टोरी रही है अभी तक वो रही है परिश्रम की, डिटर्मिनेशन की, एंटरप्राइज ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। इनफैक्ट उन्होंने यहां पर यह भी बोला कि सदियों से अगर हम देखें तो भारत के ऊपर फॉरेन अटैक्स हुए हैं कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम डेमोक्रेटिक तरीके से भारत को चला रहे हैं। इसके अलावा यहां पर उनके द्वारा बात किया गया 5 प्लेजेस के द्वारा। आपको याद होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने लाल किले से इस बार का जो स्पीच दिया था
उसमें यहाँ पर 5 प्लेजेस की बात कही थी। सबसे पहला देखो, यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने क्या कहा है कि ये जो 5 प्लेजेस हैं वो किस तरीके से विश्व को फायदा दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो प्लेज था कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा अगले 25 साल में। तो जाहिर सी बात है ना कि भारत तो इस विश्व का हिस्सा है, तो अगर भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, अगर भारत में वेल्थ जनरेट होगा तो इसका फायदा किसको होगा? ग्लोबली पूरे विश्व को इसका फायदा होगा। दूसरा यहां पर जो हमारा प्लेस था वो ये था कि हम अपना कॉलोनियल माइंडसेट से लिबरेट कर जाएंगे। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर जो मल्टीलैटरलिज्म है, जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उसमें भारत अपने आप को रिफॉर्म करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। जो तीसरा यहां पर प्लेज है दैट इज आवर रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज विल बी अ सोर्स ऑफ प्राइड। कहने का मतलब यह है कि भारत का अगर आप सिविलाइजेशन देखोगे तो हम नेचर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते थे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम एनवायरमेंटल जो कंसर्न है, एनवायरमेंट की तरफ जो ध्यान है वो भारत ज्यादा देगा। चौथा जो हमारा प्लेस था वो ये था वी विल प्रमोट ग्रेटर यूनिटी एंड सॉलिडारिटी। तो कहने का मतलब है कि अगेन जो ग्लोबल इश्यूज हैं, चाहे टेररिज्म को लेकर हो, पैंडेमिक को लेकर हो, एनवायरमेंट को लेकर हो, उसमें हमारी यूनिटी रहेगी। और पांचवा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि कॉन्शियसनेस ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम कोई भी काम करेंगे तो ड्यूटी के साथ करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि भारत अपने फायदे के लिए विश्व का नुकसान पहुंचा दे। तो ये जो 5 प्लेज है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एग्जाम में भी, मेंस के आंसर राइटिंग में कई जगह इसको मेंशन कर सकते हैं और इसको ग्लोबल के साथ लिंक कर सकते हैं। फिर यहां पर जो मुद्दा उठाया गया वो था ग्लोबल गुड को लेकर कि भारत किस तरीके से ग्लोबली यहां पर सहायता करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि भारत ने जो कोविड की वैक्सीन है उसका जो इनिशिएटिव लिया था, 100 से ज्यादा देशों को हमने मदद किया है। यहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ है, उस तरह के सिचुएशन में भी हमने लोगों की मदद की है। हमने भारत के डेवलपमेंट का टारगेट तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, उनकी भी मदद की है प्रायोरिटी को बेसिस पे ध्यान में रखते हुए। और कैसे किया है? टुडे दैट द फोकस इज ऑन ग्रीन ग्रोथ, बेटर कनेक्टिविटी, डिजिटल डिलीवरी, एक्सेसिबल हेल्थ, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा एस जयशंकर साहब ने यह कहा कि हमारी जो सॉलिडारिटी है इट इज नॉट जस्ट द वर्ड। जब हम सॉलिडारिटी की बात करते हैं ना, वो हमारे काम में दिखता है। आप देखिए पूरे विश्व के अंदर भारत का लगभग 700 प्रोजेक्ट्स चल रहा है इस समय। इसके अलावा जो यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्ट्रेस आया है फूड और एनर्जी को लेकर, उन सबको भी यहाँ पर काफ़ी हद तक भारत संभालने को लिए रेडी है। अब मैं आता हूं यहां पर किस तरीके से एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का नाम ना लेकर, लेकिन एक प्रकार से पाकिस्तान को साफ तौर पर क्रिटिसाइज किया है टेररिज्म को लेकर। देखो यहां पर क्या है कि एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा यूएन के अपने स्पीच के अंदर कि किस तरीके से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1267 सैंक्शंस रेजिम है, जिसके तहत क्या होता है कि अगर विश्व में कोई टेररिस्ट है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाना है, ग्लोबल सैंक्शंस लगाना है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस सैंक्शंस के तहत उसके ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कुछ जो देश हैं वो ऐसा नहीं होने देते, और इसकी वजह से क्या है, वो अपना तो नुकसान करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ अपना जो रेपुटेशन है उसको खराब करते हैं। मतलब आई डोंट नो कि उनको क्या फायदा होता है इससे, क्योंकि एक तो उनका भला होता नहीं है। मान लो अगर कोई टेररिस्ट पाकिस्तान में छुपा है और पाकिस्तान की सरकार, वहां की जो आर्मी है वो सोचती है कि उस टेररिस्ट के माध्यम से भारत को नुकसान पहुंचाएगा, तो हो सकता है भारत को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाए। ऑल्दो हमने कोशिश किया है कि यहां पर अपने सिक्योरिटी को पुख्ता रखा जाए, काफी कुछ चीजें हम करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या? कोई अगर टेररिस्ट है तो मान लो अगर वो पाकिस्तान में रह रहा है तो उसका क्या माइंडसेट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। अल्टीमेटली नुकसान खुद पाकिस्तान को होगा, लेकिन वो पाकिस्तान इस बात को समझता नहीं है। यहां पर वो सैंक्शंस लगाने के लिए रेडी नहीं है। पाकिस्तान को तो खुद आगे आकर आना चाहिए यूनाइटेड नेशन के सामने, विश्व के सामने, और कहना चाहिए कि ये टेररिस्ट है, हम इसको पकड़ रहे हैं और इसके ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहिए। लेकिन उसके बजाय वो सैंक्शंस को रुकवाता है। किसके माध्यम से? चाइना के माध्यम से। चाइना और पाकिस्तान काफी क्लोज हैं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 15 मेंबर्स होते हैं उसमें परमानेंट मेंबर है चाइना, और बार बार चाइना जो है वो यहां पर सैंक्शंस को ब्लॉक कर देता है और एक प्रकार से पाकिस्तान को मदद करने की कोशिश करता है। जैसे कि इसी महीने आपको याद होगा लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट है साजिद मिर, इसको यहां पर टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन और यूएस की तरफ से लाया गया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? यहां पर यह हुआ कि चाइना ने उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया, और एक प्रकार से जो 26/11 मुंबई का टेरर अटैक हुआ था उसका जो टेररिस्ट है
उसके ऊपर ग्लोबल टेररिस्ट का सैंक्शंस नहीं लग पाया। तो इससे नुकसान किसका होता है? इसका नुकसान डायरेक्टली खुद पाकिस्तान को होता है, लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं समझता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप देख सकते हो कितने चालाकी से जो एस जयशंकर साहब हैं उन्होंने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को एक प्रकार से क्रिटिसाइज कर दिया। इसका अब अगले बार नंबर आता है चाइना का। यहां पर अगेन चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन आप देखिए एस जयशंकर साहब का जो स्टेटमेंट था, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से भारत बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स नेबर। जैसे कि पहले कोविड पैंडेमिक आया, उसके बाद जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे आप बॉर्डर की बात करिए, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि कई जो छोटे छोटे देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके ऊपर डेट का बर्डन आ गया है। आप देखो श्रीलंका के अंदर क्या सिचुएशन है, अफ्रीका के कुछ देशों के ऊपर क्या सिचुएशन है। वहां पर इतना ज्यादा कर्जा हो गया है चाइना का, जिसकी वजह से वो लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते और उनके लैंड को जो है वो चाइना अपने पास लीज पर ले लेता है, और वही सारी चीजें चल रही हैं। तो भारत ने एक प्रकार से कहा द एक्यूमुलेशन ऑफ डेट इन फ्रेजाइल इकोनॉमीज इज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन हम सबको पता है कि यहां पर ये सारी चीजें कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। वी डू सो व्हेन वी सेंड 50,000। और आप देखिए उसको कंपेयर किया भारत से कि भारत क्या करता है, 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट एंड मेडिसिन हम ये प्रोवाइड करते हैं अफगानिस्तान को। $3.8 बिलियन का मदद करते हैं श्रीलंका को, ताकि उसको फ्यूल मिल सके, फूड मिल सके, ट्रेड सेटलमेंट हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर हम मदद कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कर्ज आ जा रहा है और हम उसके लैंड को ले ले रहे हैं। वी सप्लाई 10,000 मिलियन टन्स ऑफ फूड एड, वैक्सीन शिपमेंट टू म्यांमार। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई कर्जा उसके ऊपर डाल दे रहे हैं? नहीं। तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एस जयशंकर साहब ने चाइना को भी जो है वो कटघरे में खड़ा किया है। उसके बाद अब नंबर आता है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, क्योंकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बर्निंग इशू है। जाहिर सी बात है कि भारत को अपनी प्रतिक्रिया इसको लेकर देनी पड़ेगी। वहां पर रशिया भी था, रशिया भी ये चीज सुन रहा था काफी गहराई से कि भारत इसको लेकर क्या कहता है। और अगेन बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप देखिए एस जयशंकर साहब क्या कहते हैं। उनका यह कहना था कि जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, बार बार भारत से पूछा जा रहा है कि आपका स्टैंड क्या है। और एस जयशंकर साहब ने कहा कि हमारा स्टैंड हमेशा से स्ट्रेट और ऑनेस्ट है, और वो ये है कि हम पीस की तरफ खड़े हैं। भारत ने ये नहीं कहा कि हम यूक्रेन और या फिर रशिया की तरफ खड़े हैं, हम पीस की तरफ खड़े हैं। वी आर ऑन द साइड दैट रेस्पेक्ट द यूएन चार्टर एंड इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल। वी आर ऑन द साइड दैट कॉल्स फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। वी आर ऑन द साइड ऑफ दोज स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि हम उनके तरफ खड़े हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, फ्यूल नहीं मिल पा रहा है, फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से इन सबके प्राइसेस बढ़ गए हैं। And it is therefore in our collective interest to work constructively both within UN या फिर outside। तो यहां पर हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, पीस लाना पड़ेगा, ताकि हम इसको किसी प्रकार से एंड कर सकें। और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर रशिया के साथ भी हम यहां पर हैं, वेस्ट भी एक प्रकार से तारीफ कर रहा है भारत की। आपने सुना ही होगा कि बार बार जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये बात उठा रहे हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर कहा था रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन को, प्रेसिडेंट पुतिन को, कि इट इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। तो आप देख रहे हो कि वेस्ट भी इस समय खुश है। रशिया का आप देख सकते हो, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना स्पीच दिया तो उन्होंने भारत का समर्थन किया कि हमारा परमानेंट मेंबर होना चाहिए भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये साफ साफ आपको दोनों तरफ जो बैलेंसिंग है वो देखने को मिलेगा। और अब यहां पर बात आती है क्लाइमेट एक्शन को लेकर। आपको पता है एनवायरनमेंट को लेकर बार बार चर्चा होती है, तो यहां पर एस जयशंकर साहब का कहना था कि भारत ने इसको लेकर काफी तेजी से काम किया है। जैसे कि हमारे कई सारे जो अलायंसेज हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको लेकर हम तेजी से आगे बढ़े हैं। द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव ये भारत ले रहा है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको यहां पर परस्यू कर रहा है। वी स्टैंड रेडी टू सपोर्ट एनी कलेक्टिव। यहां पर एनवायरनमेंट को लेकर अगर कोई भी काम होगा तो हम उसको लेकर खड़े हैं, चाहे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो या फिर बाकी के एग्रीमेंट्स हो, भारत उसको यहां पर अपनाएगा। और साथ ही साथ एस जयशंकर साहब ने यह कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मंत्र है कि हमें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। हमें क्या करना है,
हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना है ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो इसको लेकर बोला गया। तो ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में बोला गया दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और छोटा सा चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्या हुआ है कि इस बार का 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है और भारत भी सेलिब्रेट कर रहा है यूएन के साथ इसको लेकर। तो यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा था इंडिया एट 75, भारत और यूनाइटेड नेशंस के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको दिखाया जा रहा था। और यहाँ पर भी एस जयशंकर साहब का स्पीच आया जो कि बहुत ही फेमस हुआ है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने जो अभी 5th लार्जेस्ट हम इकोनॉमी बने हैं ना, उसको लेकर क्या बोला है। यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया है कि 18th सेंचुरी में भारत का जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था इट वाज ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, मतलब 23-24% के आसपास था। मैं आपको बता दूं ग्लोबली आप सोच के देखो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का हुआ करता था जीडीपी में। लेकिन 20th सेंचुरी आते आते जब देश आजाद हुआ हम कहां पर आ गए, हम पुअरेस्ट नेशंस में काउंट किए जाने लगे। फिर अब वापस से आप देखोगे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हम वापस से अब यूके को पिछाड़ चुके हैं और 5th लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी यहां पर बन गए। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया, किस तरीके से वो फूड सेफ्टी नेट में मदद कर रहा है। जैसे कि $300 बिलियन ऑफ बेनिफिट्स कोविड के दौरान हमने डिजिटल तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया। 400 मिलियन पीपल गेट फूड रेगुलरली, वी हैव एडमिनिस्टर्ड ओवर 2 बिलियन वैक्सीन। ये सब कुछ डिजिटल माध्यम से हो रहा है और ये भारत कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे विश्व के बहुत से विकसित देश यहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन भारत इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी यहां पर इसको सफल तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको मदद हुआ होगा। कई सारी जो चीजें हैं आप अपने आंसर राइटिंग में जगह जगह एग्जाम में भी लिख सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा लैंग्वेज नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट बाय जस्ट 19,000 रुपीज में। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, यूज द कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।